हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं एमसी के रूप में। और जितने भी प्रश्न हैं सब बीपीएससी और दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशखबरी है 28 मई से लुसेंट प्लस एनसीईआरटी का महेश बर्नवाल का बुक और क्रॉन तीनों स्टार्ट होने वाला है दरोगा के लिए, क्योंकि अगस्त से पहले दरोगा एग्जाम होने वाला नहीं है। तो 2 से ढाई महीना में हम लोग लुसेंट, क्रॉन और एनसीईआरटी तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और उसके बाद हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। 28 मई से हम लोग स्टार्ट करने वाले लुसेंट, क्रॉन और एनसीईआरटी का महेश बर्नवाल का बुक। इससे फालतू कहीं नहीं आएगा। आप कोई भी टीचर से या कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको यही बताएगा लुसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। क्रॉन और एनसीईआरटी का जो महेश बर्नवाल का बुक है वो, इससे फालतू कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जिसके पास महेश बर्नवाल का बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम उसको पीडीएफ के साथ साथ हम जो पढ़ाएंगे बस वो काम करते रहना है। और उसके बाद हर चैप्टर का एमसीक्यू लेके आएंगे और उसके बाद उसको आप कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है, तो 28 मई से स्टार्ट होने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दरोगा में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है ना सबसे पहले उद्देशिका के रूप में आया 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 1946 में 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देशिका के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, और फिर 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना के रूप में लागू कर दिया गया। ये याद रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जानिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो यूएस यानी अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना। हम जो बोलेंगे वो ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। अब प्रस्तावना की अगर भाषा बोलेगा, भाषा प्रस्तावना की भाषा, तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जो प्रस्तावना में जो भाषा है, हम भारत के लोग, भारत को जो स्टार्टिंग में है ना कि हम भारत के लोग, तो जो हम भारत के लोग हैं वो यूएस यानी अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है? संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो एम.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? तो के एम मुंशी ने कहा है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा गया है? देखिए जितने भी संवैधानिक इतिहास हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कंफर्म रहेगा। इससे क्वेश्चन आता है। इससे पहले दरोगा में भी आ चुका है, इससे पहले 2019 वाला, और 66वां बीपीएससी में भी आया है। हर एग्जाम में आता है सब क्वेश्चन। ठीक है, तभी हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, तो ज़्यादा फैक्ट नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए कि बंगाल गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कहा गया। ठीक है, इसमें क्या था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या था कि चाय प्लस चीन ये पूरी तरह से 1813 में जो था कि चाय और चीन को सबको समाप्त कर देता है व्यापार के रूप में, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करेगा। ठीक है, लेकिन 1833 का जो रेगुलेटिंग चार्टर्ड एक्ट आता था 1833 का, उसमें क्या करता है कि चाय और चीन के साथ ही पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चाय और चीन के साथ पूर्णतः व्यापार को कब समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। ठीक है, और परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। परिषद में एक विधि सदस्य को, जब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेगा ना इसको कॉन्सेप्ट के तो समझ में आएगा। चैप्टर में एक विधि सदस्य के द्वारा जोड़ा गया, किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा
विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया किसको? तो लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा आप बात को, ठीक है। और जानिए पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दास प्रथा को जो समाप्त किया गया है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन 1843 में, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, लेकिन कब किया? 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया है और चाय और चीन के साथ पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए, इससे पहले जो भी थे, जितने भी थे, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में हम लोग जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, हमारा फंडामेंटल राइट का जो हनन होता है, तो हम लोग के पास अधिकार है। देखिए, मौलिक अधिकार तो बना दिया गया है, लेकिन जो बनाने वाले हैं जितने भी सदस्य थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर, सब और भी बहुत लोग थे, तो उन्होंने बोला कि मौलिक अधिकार तो बना दिया गया, लेकिन हो सकता है मौलिक अधिकार का भी हनन हो, यानी फंडामेंटल राइट को भी कुचला जाए। इसके लिए क्या किया जाए? एक रिट जारी किया जाए, एक पावर दिया जाए कि हम मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई काम करे तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकें, ठीक है। तो बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। देखिए, 226 आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, ये हमेशा याद रखिएगा, ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा अपने रिट जारी करने के लिए, ठीक है। कितने तरह के रिट जारी होते हैं? तो 5 तरह के रिट जारी होते हैं। ये सब मौलिक अधिकार में पढ़ाएंगे हम लोग तो समझेंगे। 5 तरह के रिट जारी होते हैं, लेकिन कौन कौन है थोड़ा जान लीजिए आप। पहले फिर से इसको समझिएगा। हाई कोर्ट 226 के तहत जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा कितना के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। अब 5 तरह के रिट जारी होते हैं, कौन कौन? लिख लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, तो बस इतना जान लीजिएगा। 5 एकदम लिख लीजिएगा, ये पूछता ही है। पैंगोंग झील भारत और किस देश के बीच में विवाद है? पैंगोंग झील भारत और किस देश के बीच में है? विवाद होना छूट गया, यहाँ पर विवाद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सब जानते होंगे विवाद चल रहा है। ये देखिए, पैंगोंग झील कहाँ है? तो पैंगोंग जो झील बोल रहा किस देश के साथ विवाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। विवाद किस देश के साथ विवाद है? तो चीन के साथ विवाद है, ठीक है। पैंगोंग झील है कहाँ? तो पैंगोंग झील जो है कहाँ? लद्दाख में हो, ये लद्दाख में है पैंगोंग झील, ठीक है। पैंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के रूप में विवाद चल रहा है। पूछेगा पैंगोंग झील है कहाँ? क्वेश्चन पूछा हुआ है। पैंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। किस देश के साथ भारत का विवाद है? तो चीन के साथ भारत का विवाद है, ठीक है। और समझिएगा, चीन के द्वारा लद्दाख के क्षेत्र पर जो किए गए अवैध कब्जा है, ठीक है। चीन, मान ले चीन है, चीन के द्वारा जो चीन है, हमारा जो देश भारत है, वो क्या, हमारा देश जो भारत का जो क्षेत्र है, चीन क्या किया है? अवैध रूप से उस पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साई चीन। नाम सुने होंगे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साई चीन, ठीक है। और पॉइंट समझ लीजिए, ऑक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच LAC है। ऑक्साई चीन, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन ऑक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो याद रखिएगा। और भारत और चीन प्लस भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ऑक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और फिर समझिएगा,
चीन के द्वारा लद्दाख के क्षेत्र पर किए गए अवैध कब्जे को हम लोग ऑक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, चलिए पैंगोंग झील ऐसे बोलेगा तो कहाँ है, तो लद्दाख में है। आज का प्रश्न है बयाना का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। ठीक है, आपको यह बताना है जाकर कि बयाना का युद्ध किसके बीच हुआ। ठीक है, इससे पहले वाले जो प्रश्न में था कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो उसमें सबसे पहले जवाब आया है मिस्टर बासिद का जवाब आया है, रंजीत कुमार का जवाब आया है, और बहुत से लोग जवाब आए, लेकिन फर्स्ट में जो हैं जितेंद्र कुमार का जवाब आया है, जो फर्स्ट 1 2 3 में जो सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग और मिस्टर बासिद, रंजीत जी और जितने भी लोग हैं सब आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जवाब देते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। और ये बताना आपको बयाना का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बता चुका हूँ मैं पूरा डिटेल के साथ। 5 नंबर क्वेश्चन है प्लानिंग कमेटी या नियोजन समिति गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ है। ये समझिएगा बात को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए प्लानिंग कमेटी जिसको नियोजन समिति बोले हैं, गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ है। ठीक है, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। कब, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, इसके जो अध्यक्ष थे वे थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुर अधिवेशन कब हुआ, 1938 में हुआ है। हरिपुर है कहाँ, तो हरिपुर कहाँ है, गुजरात। हरिपुर कहाँ है, तो गुजरात में है, ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 1938 का हरिपुर अधिवेशन में प्लानिंग कमेटी जिसको नियोजन समिति बोला जाता है उसका गठन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और थोड़ा जान जाएंगे। देखिए प्लानिंग कमेटी जो है आगे चलकर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में जाना गया। प्लानिंग कमेटी को हम लोग बाद में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग जाना गया। ठीक है, योजना आयोग को अब हम लोग नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हमदर्द समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। हमदर्द जो है ये मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, मोहम्मद अली अलग है। अली बंधु वाले मोहम्मद अली, जो मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधु के थे ना, वही है मोहम्मद अली है। हमदर्द समाचार पत्र कौन, मोहम्मद अली। उसके बाद एक कामरेड है, कामरेड समाचार पत्र कौन है, तो मोहम्मद अली। ठीक है, तो हमदर्द और कामरेड किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहम्मद अली के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। लावा मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से। ठीक है, लावा मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, यानी किस और नाम से जाना जाता है। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। तो काली मिट्टी को हम लोग लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, रेगुन मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी, ये सब कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, काली मिट्टी का जो रंग काला होता है किस कारण होता है, तो होता है टिटेनी सेरस मैग्नेटाइट। टिटेनी सेरस, देखिए हम जो बोले उस पर ध्यान दीजिएगा। टिटेनी सेरस मैग्नेटाइट के द्वारा काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और काली मिट्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चेसोजम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं हम लोग, चेसोजम मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी जो है, क्वेश्चन आएगा स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। प्रश्न आएगा कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी है। ठीक है, इसको लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुन मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, चिलैया वाला युद्ध कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सोचिए, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। देखिए चिलैया वाला जो युद्ध हुआ है 13 जनवरी 1849 को हुआ है। ठीक है, आंग्ल प्लस सिख। ठीक है, अंग्रेज प्लस सिख द्वारा हुआ, अंग्रेजों प्लस सिखों के द्वारा हुआ है। बीच में जो युद्ध हुआ है, चिलैया वाला युद्ध हुआ है, कब हुआ है, तो 13 जनवरी 1849 को हुआ है।
देखिए इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। सिख लोग जो बोलते हैं कि हमने जीता, और अंग्रेज लोग बोला हमने, दोनों जो पक्ष है अपने जीत का दावा करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानिएगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड गफ ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फा है। लॉर्ड गफ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, ठीक है। सिख सेना का पूछेगा, सिख सेना का नेतृत्व किसने किया? तो शेर सिंह ने। सिख सेना का नेतृत्व किसने किया? शेर सिंह ने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने? लॉर्ड गफ ने किया था। और जब इस युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 को, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, ये याद रखिएगा। चिलैया वाला युद्ध कब हुआ? 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गफ अंग्रेज की तरफ से, सिख की तरफ से शेर सिंह, और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय भारत के? तो लॉर्ड डलहौजी। सिंधु सभ्यता की भाषा क्या थी? देखिए सिंधु सभ्यता की जो भाषा थी बोस्त्रोफेदन। बोस्त्रोफेदन सिंधु सभ्यता की भाषा थी, बोस्त्रोफेदन। अब बोलिएगा बोस्त्रोफेदन कैसे? लिपि बोलेगा ना, ये लिपि बोलेगा तो भाव चित्रात्मक, लेकिन भाषा बोलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भाषा बोलेगा तो बोस्त्रोफेदन, लिपि बोलेगा तो भाव चित्रात्मक, ठीक है। अभी तक अच्छा से पढ़ाना जा चुका है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में हम बता चुके हैं, और फिर हम लोग 28 मई से जब चलेंगे लुसेंट और क्रॉन और एनसीईआरटी का बुक को, तो फिर डिटेल से चलेंगे सब कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा बीपीसी दोनों में। अशोक के किस पत्नी से महेंद्र प्लस संघमित्रा का जन्म हुआ है? आप लोग जानते हो महेश संघमित्रा का नाम सुने होंगे, लुसेंट में भी दिया हुआ है और बुक में भी दिया हुआ है। देखिए अशोक है ये सिर्फ अशोक के किस पत्नी से? अशोक ऐसे तो बहुत सी पत्नी रही, लेकिन मोस्ट अगर बोला जाए तो 5 पत्नी जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक किस पत्नी से महेंद्र प्लस संघमित्रा का जन्म हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा अशोक की जो पत्नी है देवी से महेंद्र प्लस संघमित्रा का जन्म हुआ, ठीक है। और अशोक क्या करता है? महेंद्र प्लस संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजता है? तो श्रीलंका भेजता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक जो है अपनी बेटा और बेटी अशोक महेंद्र प्लस संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। ये हो गया किस पत्नी से महेंद्र प्लस संघमित्रा का जन्म हुआ है? तो देवी से, ठीक है। और हम लोग जान जाइए, ये तो हो गया। अब कारूबाकी के बारे में जानते हैं, ठीक है। अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? थी कारूबाकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? तो कारूबाकी। इनसे संतान होता है तीवर प्लस चारुमती। तीवर प्लस चारुमती कारूबाकी से होते हैं। अशोक क्या करता है? तीवर प्लस चारुमती को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजता है? तो नेपाल भेजता है, ये याद रखिएगा। तीवर प्लस चारुमती कहाँ भेजता है? नेपाल भेजता है। अब कारूबाकी के बारे में समझ लीजिए। कौसंबी जो अभिलेख है कारूबाकी को, ठीक है, कारूबाकी जो रानी जो अशोक की हैं, कौसंबी अभिलेख में दान देते हुए दिखाया है। कौसंबी अभिलेख में कारूबाकी को दान देते हुए दिखाया गया है, इसलिए कौसंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन सा अभिलेख? रानी का अभिलेख, ठीक है। आंसर तो इसका देवी है इसका, लेकिन इसे समझ लीजिए रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख किस लिए बोला गया है? कारूबाकी को उसमें दान देते हुए दिखाया गया है कौसंबी अभिलेख में, इसलिए कौसंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और एक पत्नी थी पद्मावती। अशोक की एक पत्नी थी पद्मावती। ये क्या करती हैं? इनका एक पुत्र रहता है कुणाल, जो मौर्य साम्राज्य में एक अंधा शासक होता है। इनके बेटे का नाम है क्या है? कुणाल, जो मौर्य साम्राज्य में एक अंधा शासक होता है, कुणाल, ठीक है। कुणाल अंधा शासक होता है। अशोक के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? कुणाल ही गद्दी पर बैठता है। अंधा होने के बाद भी कुणाल ही गद्दी पर बैठता है। इसको कुणाल को अंधा कौन कराया था? अशोक की एक पत्नी थी तिसरचिता। अशोक की एक पत्नी थी तिसरचिता। वो क्या करती हैं? कुणाल को अंधा करवा देती हैं कि गद्दी पर ना बैठे, ठीक है। लेकिन कुणाल मौर्य साम्राज्य का एकमात्र अंधा शासक है जो अशोक के बाद गद्दी पर बैठा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। और प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जाकर बताइए कि कैसा लगा हमारा ये सेट। जितने भी प्रश्न हैं सब एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें। और 28 मई से फिर मैं बता दे रहा हूँ, फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा। 28 मई से आप लोग जो जुड़ना भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे सकते हैं। हम सोच रहे हैं ग्रुप बनाए एक, क्योंकि पीडीएफ हम ग्रुप में ही देंगे। ग्रुप बनाएंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं अपना नंबर जाकर ग्रुप में दे सकते हैं। मैं वादा करता हूँ 2 महीना में लुसेंट, क्राउन और महेश बनवाल का एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा। और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाकर, उससे रिलेटेड हर चैप्टर पढ़ाकर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए और हम लोग फिर मिलते हैं।